हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 10 हेलो एल्केन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चूंकि इस चैप्टर का टेस्ट लिया था, तो आज हम लोग उस टेस्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो हमारे बीच सबसे पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे बीच है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एलिलिक हाइलाइड नहीं है। हम लोग पहले जानेंगे कि एलिलिक हाइलाइड होता क्या है। एलिलिक हाइलाइड होता है वैसे का हाइलाइड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और इनसे जुड़ा एक कार्बन पे जब कोई हैलोजन होता है तो इन्हें हम बोलते हैं एलिलिक हाइलाइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर के जैसा कौन सा स्ट्रक्चर बनता है हमारा। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा है 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। तो जल्दी से हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमारे पास चूंकि ये 5 कार्बन की बात कर रहा है, तो 1 2 3 4 और 5। इसमें बोल रहा है कि 2 इन, तो दूसरे नंबर वाले कार्बन पे हमारे डबल बॉन्ड आ जाएंगे। सॉरी गाइस, चूंकि ये हमारा सिंगल डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। उसके बाद इसमें और क्या कहता है कि 4 ब्रोमो, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हमारा आ जाएगा ब्रोमीन इस पे। तो अब देखते हैं कि क्या एलिलिक हैलाइड है। डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन, उससे जुड़े कार्बन के फिर हमारा कोई हैलोजन है, इसका मतलब ये हमारा एलिलिक हैलाइड है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन एलिलिक हैलाइड नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है। अब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं हम। इसमें कहता है 3 ब्रोमो मेथिल ब्यूट। इसमें कार्बन 4 की बात करा गया है, तो हम 4 कार्बन वाले परमाणु वाले 4 कार्बन वाले यौगिक का बनाते हैं स्ट्रक्चर। जल्दी से हम लोग देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 और ये 4। इसमें कह रहा है कि 3 ब्रोमो 2 मेथिल 1 इन। एक 1 पे बात करा गया है डबल बॉन्ड, तो एक नंबर वाले कार्बन पे हम लोगों ने डबल बॉन्ड लगाया और दूसरे नंबर वाले कार्बन पे हमारा चूंकि यहाँ पे मेथिल आ जाता है, तो यहाँ पे मेथिल CH3 और यहाँ पे हम लोग अच्छे से इसको लिख लेते हैं। ये हमारा CH3 और तीसरे वाले नंबर पे कार्बन पे हमारा आ जाता है ब्रोमीन। तो डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन और इससे जुड़े कार्बन पे हमारा ब्रोमीन आता है। इसका मतलब है कि ये हमारा एलिलिक हैलाइड है। इसका मतलब क्वेश्चन में कह रहा है एलिलिक हैलाइड नहीं की बात करा गया है और ये एलिलिक हैलाइड है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सही होगा। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। इसमें बात करा गया है कि 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो इसका हम भी इस ब्यूट की बात करा गया, ब्यूटेन की बात करा गया है, तो कार्बन हम 4 वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 2 3 4। इसमें बात करा गया है 2 नंबर वाले कार्बन पे हमारे डबल बॉन्ड है, तो मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाता हूँ। 1 ब्रोमो की बात करा गया है, तो इधर से अगर काउंट करें 1 2 3 4, तो एक नंबर वाले कार्बन पे हमारा ब्रोमीन है। और बात करा गया है 2 इन, तो 2 इन डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पे हमारा यहाँ पे ब्रोमीन है। इसका मतलब ये भी हमारा एलिलिक हैलाइड है, तो ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। 4 ब्रोमो ब्यूट की बात करा गया है 1 इन, तो एक कार्बन 1 2 3 4। इसमें 1 की बात करा गया है 1 इन, तो हम इधर ये किधर से भी गिनती कर लें, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा और चौथे नंबर वाले कार्बन पे हमारा ब्रोमीन आ जाएगा। और एलिलिक हाइलाइट के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पे कोई हैलोजन होता है, तो ये हमारा एलिलिक हाइलाइट होता है। और यहाँ स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन और उससे जुड़े कार्बन पे हमारा यहाँ पे ब्रोमीन है, इसका मतलब ये एलिलिक हाइलाइट नहीं है। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका यहाँ पे वही एलिलिक हैलाइड का परिभाषा दिया हुआ है।
शॉर्टकट में जो चीजें बताई गई हैं देख लीजिएगा। इसका स्क्रीन पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे बीच क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक हैलाइड है। प्राथमिक हैलाइड के बारे में सीधा सा जाने तो वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं सारे के सारे। तो इसमें से सिंगल बॉन्ड अगर देखें तो 3 डिग्री की बात करा गया है, कार्बन 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री ये। तो ये ऑप्शन नंबर तो हमारा प्राइमरी हैलाइड होगा नहीं। और इसमें देखिए अब बात करा गया है आइसो की। तो आइसो का मतलब होता है कि कार्बन और इसके बीच में ऐसा, ये हमारा है आइसोप्रोपिलियोडाइड। तो ये हमारा आइसोप्रोपिलियोडाइड है। इसका मतलब ये भी प्राइमरी नहीं, चूंकि इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये भी प्राइमरी हाइलाइट नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर हमारा ए, और ए बी सी तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी की बात करें और यही हमारा आंसर भी होगा। फिर भी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे बनता है हमारा, कैसे मान लें कि ये हमारा अन्य। तो ये रह जाएगा हमारा CH3C और CH2 और ये हेक्सोक्लोराइड है ना। तो ये बन जाएगा और इन दोनों कार्बन पे हमारे आ जाएंगे C और C। अब देखिए इस सब पे हमारा सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा 2 का जो ऑप्शन है प्राइमरी हाइलाइट होगा और यही हमारा आंसर भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। गाइस एक्चुअली ये हम लोग का आज पहला क्लास है, तो आपको इसमें कुछ त्रुटियां देखने को मिल सकती है। अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट में इसका जिक्र करें, हम लोग आगे से इसका ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन हमारा 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यौगिक का आईयूपीएसी नाम देखिए। तो आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये है, इसकी बात करें तो ये हमारा चूंकि नाइट्रोबेंजीन है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, नजदीक आ रहा है हमारा क्रियाशील मूलक हेलोजन, तो 3 4 5 6। तो इसका नाम हो जाएगा 2 फ्लोरो 5 मेथिल नाइट्रोबेंजीन। अब देखते हैं कि ऐसा हमारा ऑप्शन किस वाले ऑप्शन में है ऐसा कुछ। 2 फ्लोरो, ऑप्शन नंबर हमारा डी दिख रहा है, 2 फ्लोरो 5 मेथिल और नाइट्रोबेंजीन। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 3 का डी। चलते हैं आगे अगले वाले क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम लिखें। तृतीयक का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टर्शियरी, और इसको दूसरा भी बोला जाता है 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड। ब्यूटिल क्लोराइड। तो 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड की बात करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये 1 2 3 तो 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड टर्शियरी की बात करा गया है। सॉरी गाइस, एक्चुअली स्ट्रक्चर हमारा रॉन्ग हो गया। 3 डिग्री, ये कार्बन हमारे 1 2 और इनसे जुड़े होते हैं 1 2 3। इसमें बोल रहा है 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड, तो यहाँ पे हम लोग क्लोरीन भी ऐड कर लेते हैं। अब बात करें इस कार्बन से काउंट करें 1 2 3, श्रृंखला हमारी बड़ी होनी चाहिए तो हम इसी को काउंट कर लेते हैं।
तो हमारा हो जाएगा 2 नंबर वाले कार्बन पे हमारा क्लोरीन भी है और 2 नंबर वाले कार्बन पर मेथिल है, तो हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 4 का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ये यौगिक है और इसका IUPAC नाम पूछ रहा है। तो जस्ट हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको ठीक से लिख लेते हैं। ये CH, चूंकि ये डबल बात की मेथिल की बात करा गया है तो यहाँ पे 2 अलग से मेथिल आ जाएंगे और इनसे जुड़ा है हमारा CH2 और हमारा ब्रोमीन भी है यहाँ पे। अब काउंट कर लेते हैं हम लोग। ये 1 2 3 और ये 4। तो हमारे 1 ब्रोमो उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर पे मेथिल है हमारा, तो 1 ब्रोमो 3 मेथिल, 1 2 3 4 4 वाले कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं। इसका मतलब हमारा 5 का ऑप्शन 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण पर केवल एक मोनोक्लोरीन उत्पाद दे सकता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि मुक्त मूलक होता क्या है। मुक्त मूलक क्लोरीन, तो मुक्त मूलक जैसे मैं क्या बोलूँ इसको, आप ये जान लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण, हम लोग जल्दी से देखते हैं कि क्लोरीन के द्वारा कौन ज्यादा विस्थापित होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। 2 डाइमेथिल प्रोपेन की बात करा गया है, तो 1 2 3। दूसरे नंबर पे हमारे 2 मेथिल हैं, तो इधर भी मेथिल, इधर भी मेथिल हो जाएंगे। 2 डाइमेथिल प्रोपेन। अब ये हमारा 2 डाइमेथिल प्रोपेन है। हम लोग मुक्त मूलक की बात करते हैं कि क्लोरीन इसमें से कितने योग परमाणु को, हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर सकता है। इसका मतलब इसमें सिंगल ही है, एक ही मूलक है जिसको विस्थापित किया जा सकता है। इसका मतलब हमारा 6 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1, वही हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन का ब्रोमीनीकरण है, से क्या मतलब मिलता को क्या कहते हैं। तो मीथेन की ब्रोमीनीकरण क्या है, तो ये अभिक्रिया का नाम पूछा गया है बेसिकली। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि आप जान लीजिए नाभिक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता क्या है। अभिक्रिया CS, ये हमारा मीथेन है और मीथेन का ब्रोमीनीकरण होता है Br2, किसकी उपस्थिति में, तो सनलाइट की उपस्थिति में, तो Sl। अब सनलाइट की उपस्थिति में ये चूंकि 2 अणु है ब्रोमीन के, तो 2। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा बनेगा ब्रोमीन ब्रोमो मीथेन बनेगा प्लस में HCl, ये हमारा यौगिक बनेगा। नाभिक स्नेही अभिक्रिया में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप का प्रतिस्थापन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो नाभिक स्नेही, ये इसमें क्या फंक्शनल ग्रुप का तो प्रतिस्थापन हो नहीं रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन नंबर बी कहता है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। तो हम लोग मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को पहले जान लेते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिनमें मुक्त मूलक भाग लेते हैं। मुक्त मूलक का मतलब है कि जैसे ये हमारा क्लोरीन के 2 अणु हैं, जब ये अलग अलग भाग में पार्ट में टूटते हैं, जैसे कि हमारा Cl और ये Cl, 2 अलग अलग पार्ट में ये अणु है और ये अलग 2 अलग अलग परमाणु में टूटते हैं, तो फिर हमारा इसको ये मुक्त मूलक बनते हैं। और जब ये पार्टिसिपेट करते हैं अभिक्रिया में,
तब उनको बोला जाता है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया चूंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है, ब्रोमीन दो अलग अलग पार्ट में टूट रहे हैं और ब्रोमीन के दो अलग अलग परमाणु, एक परमाणु इससे जुड़ रहा है और दूसरे परमाणु इससे जो प्रतिस्थापित हाइड्रोजन है उसके साथ जुड़ रहा है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको बोल रहा है चूंकि इनमें से कौन मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करती है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मार्कोनिकॉफ का रूल होता क्या है। तो मार्कोनिकॉफ के अनुसार कहता है कि जब एक असममित अभिकर्मक, असममित अभिकर्मक का मतलब है कि एक हाइड्रोजन के साथ कोई जुड़ा हुआ ब्रोमीन या HBr की बात करें या HCl की बात करें, तो असममित अभिकर्मक के अलग अलग भाग को जब एक असममित यानी एल्कीन या एल्काइन डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन में या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन वाले यौगिक के साथ जब क्रिया करवाई जाती है, अभिक्रिया करवाई जाती है या जोड़ा जाता है, तो हमारा जो ये अभिकर्मक है, अभिकर्मक का ऋण आयन वैसे कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो देखते हैं कि इनमें से किस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इसके अनुसार तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सॉरी ये और ये तो हमारे HBr, सॉरी ये गाइस इस यहाँ पे आप HBr कर लेना 3 नंबर वाले ऑप्शन सी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी और डी तो गायब हो जाता है, हमारे पास बचते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में HBr। तो इसमें हम लोग देखते हैं चूंकि ये दोनों ही सममित है तो ये हमारा ऑप्शन तो होगा नहीं, ये असममित की बात करा गया है। तो हमारे ऑप्शन ए, बी और डी यहाँ से निकल जाते हैं, फिर बचते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि क्या कहता है। ऑप्शन नंबर सी में है C3CH और CH2 के साथ यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इसके साथ अभिक्रिया होता है HBr की, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल का। तो चूंकि ये ब्रोमीन का ऋणायन और H पे धनायन है, तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ऋणायन वैसे कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इस पर हाइड्रोजन 1 है और इस वाले पे हाइड्रोजन 2 है। तो इसका मतलब है हमारा जो यौगिक है वो जुड़ेगा, इस वाले हमारा ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा और ये सिंगल डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, तो यौगिक बनाएगा CH3CH के साथ यहाँ पे ब्रोमीन और हमारे पास सिंगल बॉन्ड और ये कार्बन वाला जो ये हाइड्रोजन है वो हमारा इस पे जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH3CH पे Br और CH3। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 8 का। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ का नियम की बात करा गया है, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 9 में सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। तो इसमें एक्चुअली क्या कहता है कि जब हमारा चूंकि ये जो यौगिक है C7 और H8, इसका मैं इसकी संरचना बनाऊं तो ये एक्चुअली है हमारा टॉलिन, इसका नाम है टॉलिन। और टॉलिन की अभिक्रिया जब कराई जाती है हमारे, ये हमारा टॉलिन है और टॉलिन की अभिक्रिया जब करवाई जाती है हमारा क्लोरीन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में, तो हमारे बनते हैं ऑर्थो मेटा सॉरी ऑर्थो पैरा टॉलिन बनता है, क्लोरोटॉलिन बनता है, ऑर्थो और पैरा क्लोरोटॉलिन बनता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। तो इनकी अभिक्रिया टॉलिन की अभिक्रिया FeCl3 की उपस्थिति में कर क्लोरीन से करवाते हैं तो हमारा बनता है ऑर्थो पैरा क्लोरोटॉलिन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।
10 में देखिए गाइस, आपको वही बताया है कि FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ टॉलिन की अभिक्रिया, सेम वही क्वेश्चन 9 नंबर में जो था उसी को बताया गया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। इसमें संरचना दिखाया गया है और उसी की बात करा गया है इसमें। तो क्या बनेगा गाइस? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा, ऑर्थो एवं पैरा क्लोरोटोलिन का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। तो 10 का 1। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? तो वैसे यौगिक जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती है वो ज्यादा ही अस्थायी होता है। तो इसका मतलब इनमें से 1 2 3 3 वाला है। इसका देखते हैं आगे वाले में। पी में 1 2 3 4, इसमें 3 था, इसमें 4 है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4, लेकिन चूंकि ये हमारा यौगिक है, इसमें भी 4 है, देख लेते हैं। इसमें हमारा हो जाएगा 3 1 4, इसमें भी 4 है। तो हमारे हो जाएंगे इसके, चूंकि इस वाले में देखिए आपको आइसो की बात करा गया है और इसमें 3 डिग्री की बात करा गया है। ऑप्शन नंबर सी में आइसो है, इसमें हम 3 डिग्री देखते हैं, टर्शियरी की बात करते हैं। इन दोनों की अपेक्षा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये ज्यादा ही अस्थायी बनेगा इन दोनों की अपेक्षा, चूंकि इसमें डबल कार्बन डबल बॉन्ड पे जुड़ा हुआ है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड के साथ 3 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से किन अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो असममित जो संरचना है वो देखेंगे। और ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, उसमें क्लोरीन दो तरफ एक्स्ट्रा, एक ही तरफ दो अलग अलग क्लोरीन रहेंगे और इस तरह से हमारा चूंकि ऐसी संरचना बनाएगी। और तीसरा नंबर ऑप्शन जो हमारे, ये भी चूंकि ऑप्शन नंबर सी और डी द्विध्रुव आघूर्ण बनाएगा, लेकिन इसकी अपेक्षा ऑप्शन नंबर बी की अपेक्षा थोड़ा कमजोर बनाता है। तो इन पूरे हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब 13वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का गलनांक कुछ होगा? तो दिए गए सारे यौगिकों में उच्च गलनांक हमारा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन का हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्किल हैलाइड तीव्र दर पर जलीय KOH के साथ अपघटन करने से प्राप्त होगा? तो तीव्र तेजी से अगर अभिक्रिया होता है तो हमको प्राप्त होगा ये, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद की बात करा गया है। तो ये चूंकि अभिक्रिया है, इससे प्राप्त कौन सा यौगिक होगा? तो हमारा अभिक्रिया के पश्चात चूंकि ये है, माइनस हो जाएंगे और बचेंगे हमारे पास ये। हमारे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा इसका। इस अभिक्रिया के पश्चात हमारा ये उत्पाद बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में बाकी की बचे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आज चूंकि हम लोग का पहला क्लास था ऑनलाइन, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में लिखिए और या व्हाट्सएप ग्रुप में आप बता सकते हैं। बाकी के लिए आप सभी का साथ देने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और